सिद्धं शुद्धं परमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवडं वोच्यम्। जीवकांड ग्रंथराज में स्वाध्याय करते हुए ज्ञान मार्गणा के माध्यम से मनः पर्याय ज्ञान के विषय में हम जानकारी ले रहे हैं। पिछली गाथाओं के माध्यम से मनः पर्याय ज्ञान किन विशिष्ट आत्माओं में होता है यह बताया गया था। कहाँ पर मनः पर्याय ज्ञान स्थित होता है यह भी बताया गया था। और उस मनः पर्याय ज्ञान की कुछ और विशेषताएं हैं जिनको इस आगे की गाथाओं में बताया जा रहा है। गाथा नंबर 446। इंद्रियणो इंद्रियजो गादिं पेत्थुम पेक्षित्तु उजुमदी होदी निर्वेक्ष्य व्योलमदी ओहिं वाहोदिनियमेण। यहाँ कहते हैं इंद्रिय नो इंद्रिय जोगादिम पेक्षित्तु। पेक्षित्तु माने देख करके, जान करके या समझ करके। इंद्रियां हैं, नौ इंद्रियां हैं और योग आदि हैं। इनको देख करके ऋजुमति ज्ञान होता है। निर्वेक्ष्य और इनकी अपेक्षा के बिना व्योलमदि ज्ञान होता है। ओहिम वा यानी अवधि ज्ञान के समान होती माने होता है, निमेण माने नियम से। यहाँ पर ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान के विषय में कुछ विशेषता बताई जा रही है। अभी सामान्यतया दोनों ज्ञानों का प्रकरण चल रहा था। ऋजुमति भी और विपुलमति भी ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान के रूप में दो भेद से होते हैं। तो अभी तक जो वर्णन था वो सामान्य वर्णन था दोनों भेदों का। उसमें कोई विशेष अलग अलग व्याख्यान नहीं किया गया था। अब यहाँ से बताते हैं कि ऋजुमति और विपुलमति में भी कुछ अंतर होता है। तो जब भी ऋजुमति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है तो उस ऋजुमति ज्ञान को अपेक्षा रहती है। क्या रहती है? अपेक्षा जानते हैं ना आप? अपेक्षा तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना? हाँ, जैसे आपको अपने घर में पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, बच्चों को माँ से, माँ को बच्चों से क्या रहती है? अपेक्षा रहती है ना? उपेक्षा तो नहीं होती। हाँ, उपेक्षा से कभी घर नहीं चल सकता अपेक्षा रखनी पड़ती है। तो अपेक्षा का मतलब फिर आप समझते ही हैं, अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। अपेक्षा का मतलब हो गया कि उम्मीद नहीं, ये सब जमा नहीं का, एप्रोप्रिएट शब्द नहीं है। एक्सपेक्टेशन ये क्या बात हुई भाई? अपेक्षा को अपेक्षा से ही समझाओ। अब देखो, अब अगर आपको समझ में नहीं आती तो मैं समझाता हूँ। अब एक्सपेक्टेशन क्या समझेगा कोई? अपेक्षा का मतलब क्या होता है? सिर्फ हमें उसका एक सन्निधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सन्निधान। सन्निधान जानते हो? नहीं जानते हो? यानी उसकी एक उपस्थिति होनी चाहिए। क्या समझे? क्या होनी चाहिए? उपस्थिति। जैसे एक उदाहरण देते हैं। आपसे कहा चंद्रमा को देखो। क्या बोला? चंद्रमा को देखो। तो कहाँ देखोगे आप चंद्रमा को? आकाश में। जमीन पे तो नहीं देखोगे। कहाँ देखोगे? आकाश में। तो आकाश में अपने आप आपकी जो दृष्टि गई, ये आकाश की अपेक्षा हो गई आपको। क्या हो गई? क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा कहाँ मिलेगा? आकाश में मिलेगा। तो आकाश के बिना चंद्रमा देखने में नहीं आएगा। तो आकाश और चंद्रमा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
आकाश चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा आकाश नहीं है, आकाश का चंद्रमा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आकाश और चंद्रमा में क्या है, एक संबंध है। और वह संबंध इस रूप में हम समझ सकते हैं कि आपस के आधार आधे रूप में भी हम समझ सकते हैं। आकाश के आधार से ही चंद्रमा रहता है, लेकिन हमें जब भी चंद्रमा को देखने की जरूरत पड़ेगी तो हम चंद्रमा को देखने के लिए आकाश की केवल अपेक्षा रखेंगे। क्या समझे? अपेक्षा का मतलब होता है कि हम सिर्फ उसकी ओर देखें या उसका सामीप्य प्राप्त करें या उसका केवल हम सन्निधान ही प्राप्त कर लें तो अपेक्षा हो जाती है। अपेक्षा का मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्या समझे? अपेक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ करे। ये आपने गलत अर्थ निकाल लिया है। अगर इंग्लिश में भी इस तरह का कोई अर्थ निकलता है तो वो भी गलत है। अपेक्षा का मतलब सिर्फ क्या होता है, आकाश हमेशा से है, चंद्रमा भी हमेशा से। जब भी तुम्हें चंद्रमा को देखने की इच्छा पड़े तो अपेक्षा आकाश की रखनी पड़ेगी। आकाश में देखो, चंद्रमा दिखाई देगा। क्या समझे? इतनी अपेक्षा रहेगी तो घर परिवार सभी संबंध अच्छे चलेंगे। और इससे ज़्यादा अगर कोई अपेक्षा रखोगे तो फिर वो दुखद हो जाते हैं, वो संयोग भी, वो संबंध भी। सुन रहे हो? हाँ, अब अगर आप अपने माता पिता से इतनी इच्छा रखो कि वो चांद ही तोड़ के ले आए, तारे ही ले आए, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा हो जाएगी, है ना, कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे भी ले आएंगे। ऐसी बच्चों के लिए भी अगर आप अपेक्षा डालोगे तो ये भी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा हो जाएगी, है ना। तो ये अपेक्षा का आप लोगों ने सही जो है एक मायना नहीं समझा। आज से समझने की कोशिश करना कि अपेक्षा सिर्फ क्या होती है। हाँ, आप हमारे लिए हैं, आपको देख कर के हमारी अपेक्षा पूरी हो जाती है, आपके सन्निधान से ही हमारा काम हो जाता है। माने हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर कुछ है तो वो दुख का कारण है। आ रहा समझ में? हाँ तो बोलो, तुम ही से तो हाँ बोलवाना है, किससे बोलवाना? तो जो ये समझते हैं कि अपेक्षा का मतलब मैं जो कहूँ सब पूरा हो जाए, ये चीज़ ठीक नहीं है। इसका नाम अपेक्षा नहीं है, है ना। वो आपको ज्ञान रखना पड़ेगा कि अब जैसे मान लो आपने कहा ठीक है आकाश में देखेंगे चंद्रमा देखने के लिए। अब हम दिन में देख रहे हैं, आकाश में चंद्रमा दिख नहीं रहा। अब दिन में क्या दिखेगा भाई? दिन में तो सूर्य दिखेगा। तो अपेक्षा भी आपको सही समय पर रखनी पड़ेगी। देखो इन उदाहरणों से सीखना है। क्या समझे? ये शास्त्रीय उदाहरण है, ये मेरे मन का उदाहरण नहीं है। आचार्य पूज्यपाद महाराज से लेकर के अकलंग देव से लेकर के सभी आचार्य यही उदाहरण देते हैं मने परे ज्ञान को समझाने के लिए, कि जिस तरह से मने परे ज्ञान के लिए किसी दूसरे मन की सिर्फ अपेक्षा होती है, उस मन के लिए वह कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं या मन से वो उत्पन्न नहीं होता है, मन की सिर्फ अपेक्षा चाहिए पड़ती है। वो अपेक्षा कैसी? तो इसी तरह से आकाश में चंद्रमा है तो चंद्रमा के लिए आकाश की अपेक्षा है। बस हमें आकाश को नहीं देखना है, आकाश को नहीं जानना है, आकाश में नहीं घुसना है, आकाश के बारे में नहीं सोचना है। जिससे प्रयोजन है, प्रयोजन जिससे है, हमें उसी के बारे में सोचना है। लेकिन वो जहां है वहां की बस अपेक्षा हो जाती है। अपेक्षा का नाम सिर्फ इतना होता है। क्या समझे? मान लो आप किसी घर में रहते हैं तो आपके लिए कोई ढूंढता हुआ आया, किसी बाहरी व्यक्ति ने आपसे पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो वह उस नगर की, उस रोहिणी सेक्टर की केवल अपेक्षा रखेगा। ये क्या कहलाएगी? आपसे कहा गया आप कहाँ रहते हैं? भाई दिल्ली में रहते। दिल्ली में कहाँ रहते? रोहिणी में रहते। रोहिणी में कहाँ रहते? सेक्टर 14 में रहते हैं। तो ये सिर्फ क्या है? एक अपेक्षा है। प्रयोजन
जहां हमें उससे मिलना है, जहां जाना है, वहां जाने के लिए सिर्फ क्या है? अपेक्षाएं। अपेक्षा का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? गृहिणी अपने स्वामी से कुछ भी अपेक्षा करे या स्वामी अपनी गृहिणी से कोई भी अपेक्षा करे, तो वो अपेक्षा सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए जिसके निमित्त से बस वो काम हो जाए, है ना। अपेक्षा में वो नहीं होता कि वो हमारे लिए प्रयोजन नहीं होता है। यूं समझ के चलो, जिससे हमें अपेक्षा है हमें उससे प्रयोजन नहीं होना चाहिए। प्रयोजन किसी दूसरी चीज से, अपेक्षा किसी दूसरी चीज से। आप जिससे अपेक्षा रखते हो उसी से ही प्रयोजन रखते हो। दिक्कत इस बात की होती है। नहीं समझ में आया? है? बगैर प्रयोजन के अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन प्रयोजन जहां होता है अपेक्षा वहां नहीं होती। अपेक्षा किसी दूसरी चीज की होती है। जैसे आपसे प्रयोजन है, समझ आ रहा है? तो आपसे प्रयोजन है तो आपकी केवल अपेक्षा है। अपेक्षा, आपकी अपेक्षा से प्रयोजन सिद्ध होगा। तो कैसे सिद्ध होगा? भाई आप होने चाहिए, आपसे बात कर लें, आपसे मिल लें, आपको देख लें, ये हो गई अपेक्षा। और इससे ही आपका जो है प्रयोजन जो सिद्ध हो जाए वो हो जाए। अब अगर आप अपनी प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपेक्षा करेंगे तो ये उल्टा गणित आप चलाएंगे। आप समझने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है ना? प्रयोजन हमारा क्या था? चंद्रमा को देखना। तो प्रयोजन को अलग रखें। और अपेक्षा क्या थी? जब चंद्रमा देखना है तो आकाश देखना पड़ेगा, तो अपेक्षा अलग रखें। आपका प्रयोजन है अपनी गृहिणी की बात मानना, या गृहिणी ने कोई आदेश दिया है, आपका प्रयोजन, उसका प्रयोजन है कि आप उसके प्रयोजन की पूर्ति करें। तो वो अपेक्षा नहीं है, वो उसका प्रयोजन है कि जब आप वकालत करके लौट के आएँ तो इतने आम लेते आएँ, इतने सब्जियां लेते आएँ, घर में बच्चे भी हैं। ये उसकी अपेक्षा नहीं है, ये उसका प्रयोजन है। समझ आ रहा है? हाँ, अपेक्षा तो सिर्फ आपके नाम से ही पूरी हो जाएगी। कौन से कहा गया है? अपने स्वामी से कहा गया है। वो आ गए, घर में उनका प्रवेश हो गया। इतना उसको सुनना ही, भले ही उसने तुमको नहीं देखा, लेकिन इतना उसको आहट लग जाना ही कि पति देवता घर पर आ गए हैं, उसका प्रयोजन और अपेक्षा दोनों पूर्ण हो गई। तो अपेक्षा उसकी इतनी थी कि आपको ये काम करना है, ये काम आपके द्वारा होगा, ये अपेक्षा है। और जो काम करना है वो उसका प्रयोजन है। आप इसमें अंतर समझें। बहुत अच्छी वकालत कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, वैसे मुझे गृहस्थों की वकालत करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कर देता हूं कभी कभी, है ना। तो प्रयोजन और अपेक्षा में कभी भी अगर हम अंतर समझ करके चलें, बहुत अच्छा साइंस निकल के आया है इस बात से। हम कभी भी शास्त्रीय चीज़ों का कभी भी प्रैक्टिकल कोई भी एप्लीमेंट नहीं करते, कोई एप्लीकेशन नहीं करते उनका। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। समझ आ रहा है ना? ये उदाहरण अनादिकाल से शास्त्रों में पढ़े हैं, शायद ही कभी इनका कोई हमने प्रैक्टिकल रूप देखा हो। आज मेरे लिए समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रयोजन और अपेक्षा दोनों चीज़ों को पहले डिस्टिंग्विश करें। अपेक्षा में हमें सिर्फ उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। पति आ गया तो पति की अपेक्षा पूरी हो गई। उसका प्रयोजन था पति अगर आएगा तो घर में, रास्ते में मैंने कहा था, रास्ते के काम करते आएगा या सब्जी लेकर के आएगा, जो कुछ भी है वो सब उसका प्रयोजन है। तो प्रयोजन की ओर वो देखेगी। आप आ तो गए, प्रयोजन पूरा करके लाए कि नहीं? तो उसकी दृष्टि अपेक्षा से ज्यादा किस पर है? प्रयोजन पर है, क्योंकि आप ही अपेक्षा हो उसके लिए, आप ही प्रयोजन हो। समझ आ रहा है ना? अपेक्षा आपका पूरा शरीर है, आपका केवल आना मात्र अपेक्षा है। और प्रयोजन क्या है? आपके हाथ में कुछ है कि नहीं, खाली हाथ चले आ रहे हो। समझ आ रहा? तो पूरा प्रयोजन नहीं हुआ तो उसको देखते ही से फिर क्या होगा? हाँ, तो वो अपेक्षा से नहीं, वो उसके प्रयोजन की पूर्ति नहीं होने से हुआ कि ये हमारे प्रयोजन की पूर्ति नहीं किए,
आज हमने बच्चों से कह रखा था पापा घर पे आएंगे, आम लेकर के आएंगे, बच्चे बैठे हैं, अब आ भी गए हैं और पापा आम लेकर के आए नहीं। समझ आ रहा ना? तो ये उसके प्रयोजन की पूर्ति नहीं हुई। होती किससे? आपकी अपेक्षा से। समझ आ रहा है ना? वो चाहती तो आम किसी से भी मंगा सकती थी, सब्जियां किसी से भी मंगा सकती थी, है ना? लेकिन फिर वही बात होती कि अगर वो किसी से मंगा लेती तो फिर आप ही नाराज होते, तो सबसे मंगा लेती, सबसे कह देती मुझसे क्यों नहीं कहती जब मैं उसी रास्ते से आता हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रयोजन क्या है और आपसे किसकी अपेक्षा किस रूप में है। समझ आ रहा है ना? जहां प्रयोजन मुख्य हो जाता है वहां अपेक्षा गौड़ हो जाती है। अब देखो इसमें क्या लगाना, एक अनेकांत का सिद्धांत लगाना, मुख्य और गौड़। समझ आ रहा है? जहां अपेक्षा मुख्य हो जाती है वहां प्रयोजन गौड़ हो जाते हैं। अगर आपको प्रयोजन मुख्य रखना है तो आप देखेंगे उसका प्रयोजन पूरा हो गया, वो आपकी शकल भी नहीं देखेगी। नहीं समझे? तुम कब आए, क्या कर रहे हो, तुम जानो। हमारा जो काम था वो तुमने पूरा कर दिया, बस ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर। उसमें क्या है? प्रयोजन मुख्य हो गया, अपेक्षा गौड़ हो गई। समझ आ रहा है? अगर अपेक्षा मुख्य होगी तो वह अपेक्षा रखेगी। देखो, अब देखो, सुनो, इधर सुनो, वकालत कर रहा हूं मैं। अगर अपेक्षा मुख्य होगी तो प्रयोजन गौड़ हो जाएगा। अब देखो अपेक्षा कैसे मुख्य होगी, बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है एक सॉल्यूशन। मान लो आपने सब्जी या कोई भी सामग्री घर पे भेजा दी, आप लेकर के नहीं आए। समझ में आ रहा है ना? आपने कहा मैं भी 2 घंटे बाद आऊंगा, लेट आऊंगा, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, रात में देर से आऊंगा। किसी को भी कह दिया, नौकर को कह दिया, किसी दूसरे आदमी को कह दिया, भाई ये सब्जी घर पर पहुंचा देना, उसने कहा था। क्या समझे? अब देखना यह है कि उसके लिए प्रयोजन मुख्य है कि अपेक्षा मुख्य है। अगर उसे केवल सब्जी से प्रयोजन होगा तो वो उसमें संतुष्ट हो जाएगी कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं से भेजा तो दिया आपने, अगर उसका प्रयोजन ये है। लेकिन अगर उसकी अपेक्षा मुख्य है, लाना किसको था? नौकरों से नहीं बुलाना था, तुम्हारे आदमियों से नहीं बुलाना था, तुमको लेकर के आना था। क्या समझे? किसको लेकर आना था? हाँ, चाहे भले ही आप वकील हो, डॉक्टर हो, जज हो, कोई भी हो, सब्जी आपको लेकर के आनी थी, आपसे कहा गया था। आपने अपने आदमी से लेकर के क्यों भेज दिया? हमें किसी आदमी की जरूरत नहीं है। हमारे पास आदमी नहीं है क्या? नौकरों से हम भी बुला लेते, हमारे घर में भी है नौकरानी। तो उसकी अगर ये अपेक्षा है कि उसकी सामग्री आप लेकर के आए तो उसकी अपेक्षा मुख्य हो गई, प्रयोजन गौड़ हो गया। उसे सामग्री से मतलब नहीं है, उसे किससे मतलब हो गया? मुख्यता किसकी हो गई? आपकी मुख्यता हो गई, आप लाओ। समझ में आ रहा है ना? देखो बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको। ये हर एक पति पत्नी के बीच में, किन्हीं भी 2 लोगों के बीच में ये संबंधों के बिगाड़ या संबंधों का सामंजस्य नहीं बैठना, ये इसी वजह से होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। हमारी उससे अपेक्षा है कि हमारा उससे प्रयोजन है। समझ लो, मने परे ज्ञान तो जब समझोगे तब समझोगे, मने परे ज्ञान को समझना भी क्या है वो तो एक लाइन में समझ लोगे। पहले मन समझ लो कि मन में क्या रहता है, मन की अपेक्षा और मन का प्रयोजन। आ गई बात समझ में? इनमें से क्या मुख्य है, क्या गौड़ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसने आपसे कोई चीज कही है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके लिए ये प्रयोजनीय है कि उसके लिए ये अपेक्षणीय है। क्या कहा उसने? कहा आज मुझे फिल्म देखने जाना है। क्या बोला? आज मुझे फिल्म देखने जाना है, लॉकडाउन खुल चुका है। समझे मिस्टर? हाँ। अब तुमने कहा कि लॉकडाउन खुल चुका है, इतने दिनों से मेरा बिजनेस बंद था, आज मुझे ऑफिस जाना है। क्या बोला? या आज मुझे अपनी फैक्ट्री जाना है। समझ आ रहा है ना? और वो क्या कह रही है? आज मुझे
बहुत दिन हो गए घर पे बैठे बैठे, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, 2 महीने हो गए हैं, आज ही जो है सब थिएटर खुले हैं, आज ही लॉकडाउन खुला है, आज मुझे फिल्म देखने जाना है। और आप क्या बोल रहे हो, आज भी फैक्ट्री खुलेगी, आज लॉकडाउन खुला है, मुझे आज सबका हिसाब किताब लेना है, 2 महीने हो गए हैं, आज मुझे फैक्ट्री जाना है। समझ रहे हो ना? अब क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा? अब आपके मन में आया तुझे पिक्चर देखने जाना है ना, चले जाना, क्या करना है, टिकट बुलाना है, चल मैं टिकट दिला देता हूं, चले जाना, देखाना। अब उसका गुस्सा और बढ़ सकता है तुम्हारी इस बात पर, क्योंकि आपने ये नहीं समझा कि उसका पिक्चर देखने का प्रयोजन है कि पिक्चर देखने के लिए आपकी अपेक्षा है। क्या समझे? अगर आप आपस में इस तरह के प्रयोजन और अपेक्षाओं को नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारे संबंध कभी भी मधुर संबंध तो बन नहीं सकते। समझ आ रहा है ना? सामंजस्य कभी आपस में रह नहीं सकता है। ये सामंजस्य कब बैठेगा? उसको कहने की जरूरत ना पड़े, आपको समझ में आना चाहिए कि पिक्चर देखने के लिए मुझसे कह रही है तो ये मेरी अपेक्षा रख रही है कि पिक्चर देखना है, इसका प्रयोजन है, ये आपको समझना है। अगर इतना आपके अंदर ज्ञान होगा तो आपके द्वारा कुछ अच्छा हो जाएगा। समझ आ रहा है? अन्यथा आप अपने मूड में रहेंगे, वो अपने मूड में रहेगी, तो बात वही होगी, पति पत्नी तो कहलाएंगे लेकिन पति पत्नी जैसा कोई भी भाव नहीं होगा। समझ आ रहा है? और बनते 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 फिर क्या होगा? बनते बनते बात क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। समझ आ रहा है? हर चीज पैसों से नहीं चलती है। बिल गेट्स को देखो, क्या समझे? हर चीज, हाँ, इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक दोनों होकर के, पति पत्नी दोनों, क्या समझे? और 27 साल के बाद में क्या हुआ? तुम अपना रास्ता नापो, मैं अपने रास्ता नापता हूं। समझ आ रहा है? क्या हो गया भाई? इतने बड़े कंपनी का मालिक, दुनिया पर अपना एक अधिकार जमाने वाला आदमी, सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त आदमी, इसको ये पता नहीं कि इस उम्र में हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो हुआ। किस लिए हुआ? कहीं ना कहीं जब भी कभी ऐसी बात आती है तो सिर्फ यही बात आएगी, आपको बता रहा हूं। आप प्रयोजन समझें और अपेक्षा समझें, दोनों में अंतर समझें। जहां प्रयोजन मुख्य हो वहां प्रयोजन की पूर्ति करें, जहां अपेक्षा मुख्य हो वहां अपेक्षा की पूर्ति करें। कभी कभी प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए किसी से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए तो सबसे काम नहीं चलाया जा सकता। अपेक्षा माने आपका सिर्फ होना ही पर्याप्त है। अगर उसे अपेक्षा है कि आप मेरे साथ पिक्चर देखने चलें, तो आप वहां बैठे बैठे भी अगर मोबाइल पे बिजनेस करते रहेंगे तो उसे दिक्कत नहीं होगी। नहीं समझ में आ रहा है? वहां बैठे बैठे भी आप कुछ दूसरा कुछ भी काम करते रहेंगे, उसे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसकी अपेक्षा क्या है? हाँ, फिजिकली प्रेजेंस। समझ में आ रहा है ना? अब ये आई आपको समझ में कुछ बात। तो अपेक्षा का मतलब इतना ही होता है। अब आप समझे ना? एक्सपेक्टेशन, ये सब कोई अपेक्षा के सिनोनिम नहीं है। अपेक्षा का मतलब इतनी देर में सब कुछ खंगाल करके अब उसका कंक्लूजन ये निकल करके आया, ओनली फिजिकली प्रेजेंस इज कॉल्ड अपेक्षा। अपेक्षा माने अपेक्षा, उसे हम एक्सपेक्टेशन नहीं कहेंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि इंग्लिश में जो शब्द होते हैं उनके अर्थ हिंदी के अनुसार कभी परफेक्ट नहीं बैठते। समझ आ रहा है? एक्सपेक्टेशन का मतलब वही होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षा का मतलब वो नहीं है जो हम कह दें कि हाँ अपेक्षा माने एक्सपेक्टेशन। नहीं, हाँ, एक्सपेक्टेशन में आपके प्रयोजन की मुख्यता आ जाती है, लेकिन अपेक्षा शब्द सिर्फ आपकी प्रेजेंस से फुलफिल हो जाता है। समझ आ रहा है? आ गया? तो क्या ध्यान रखना है? हमें समझना है प्रयोजन क्या
अपेक्षा क्या। समझ आ रहा है? आपसे अगर कोई बात कही जा रही है तो आपको ये समझना है कि ये बात हमसे कही जा रही है तो हमारी अपेक्षा रखी जा रही है या हमारे लिए उसका प्रयोजन पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है। ये दोनों बातें हमेशा समझना है। समझ आ रहा है? आपसे मान लो मैंने कोई बात कही, आपको ये बात पर ध्यान देना है, आपको ऐसा करना है, तो आपको ये समझना है कि ये मुझसे ही क्यों कहा गया। तो यहाँ पर मेरी अपेक्षा रखी गई है, तभी मुझे बुलाया गया, तभी मुझसे कहा गया, तो आपकी अपेक्षा मुख्य है। प्रयोजन जिस काम को करने का है वो काम कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति दूसरा काम कर सकता है, ऐसा कोई काम नहीं जिसे कोई दूसरा ना कर सके, लेकिन वो आपसे ही करवाना है। इसका मतलब क्या है? आपको उसमें मुख्य आना है सामने, आपको उसमें मुख्य अपनी प्रेजेंटेशन देना है, आपको वहां पर प्रेजेंट रहना है। आ गई बात समझ में? इतनी अपेक्षा ही मनः पर्यय ज्ञानी को आपके मन से रहती है। क्या रहती है? प्रयोजन नहीं रहता आपके मन से। आपके मन में हमने देखने की कोशिश की। वैसे तो आप कह सकते हो महाराज ये भी एक अनधिकार चेष्टा है, क्या चोरी नहीं कहलाएगी? समझ आ रहा है? तो आपको ये भी बता दूं कि कोई भी मुनि महाराज ये भी चोरी है ऐसा समझ करके अनधिकार चेष्टा नहीं करेंगे जब तक कि आपकी खुद की अनुमति ना हो। क्या समझ आ रहा है? अरे भाई, जब सामान्य से हीलिंग में, रैकी में भी एक नियम होता है, टेलीपैथी में भी नियम होता है, भाई मैं आपके केंद्रों को या कोई आपकी बॉडी की इमेज को देख सकता हूं कि नहीं, आपकी हीलिंग कर सकता हूं कि नहीं, पूछना पड़ता है। तो आपके मन की बात जानने के लिए वही मुनि महाराज उसी के मन में देखेंगे जो मन में जानना चाह रहा है। समझ आ रहा है? और वह मन की बात जानने के लिए, कौन सी मन की बात? ये मोदी के मन की बात नहीं बता रहा हूं। मन की बात का मतलब, हाँ, सिर्फ मन की जहां पर अपेक्षा है। प्रयोजन आपके अंदर चलने वाले मन में स्थित पदार्थ से है, विचार से है, लेकिन मन का वहां पर केवल आलम्बन लिया जा रहा है। समझ आ रहा है? तो मनः पर्यय ज्ञानी में भी केवल ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञानी ही मन की, इंद्रियों की और मन वचन काय के योगों की अपेक्षा रखते हैं। विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी को तो उसकी भी अपेक्षा नहीं रहती है। वो डायरेक्ट बिना मन की अपेक्षा के, बिना योगों की अपेक्षा के, जैसे अवधि ज्ञान डायरेक्ट अपना काम कर लेता, अवधि ज्ञान डायरेक्ट जान लेता है, ऐसे ही विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी डायरेक्ट जान लेता है। मनः पर्यय ज्ञानी में भी ऋषुमति मनः पर्यय ज्ञानी को केवल अपेक्षा होती है बस, और विपुलमति को नहीं होती है। ये दोनों में अंतर समझना। तो अपेक्षा होते हुए भी वहां सिर्फ अपेक्षा है। कैसी अपेक्षा? जैसी आकाश की अपेक्षा चंद्रमा को देखने के लिए है, ऐसे ही मनः पर्यय ज्ञान तभी काम करेगा जब आपके मन की अपेक्षा रख करके हम मन में स्थित पदार्थ को जानने की कोशिश करेंगे। आगे बात समझ में? तो ये है मन की बात। सुन रहे हो? हाँ तो बोलो। आप लोग टीवी पर संडे को आता है मन की बात, पीएम का प्रोग्राम? कभी कभी आता है। पहले कभी कभी आता, पहले तो रेगुलर आता था नहीं? मतलब जब पीएम के मन में हो जाता होगा चलो आज मन की बात कुछ कर लें, या थोड़ा सा लोगों का मन बहला लें। वैसे मन की बात करता है, काम की बात भी करता है कि नहीं? केवल मन की बात ही करता रहता है? ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जब मन की बात होती है तो काम की बात नहीं होती, और जब काम की बात करने वाले कभी मन की बातें करते नहीं है। समझ आ रहा है ना? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग घर में कभी आपस में मन की बातें करते हैं तो उसमें कोई काम की बात नहीं होती है। तो मन की बात का मतलब काम की बात भी होना चाहिए। मनः पर्यय ज्ञानी अगर आपके मन की बात जानते हैं तो वो तभी जानेंगे जब उन्हें कोई काम पड़े आपसे। समझ आ रहा है? बिना काम के वो मन की बात जानने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि काम जब होगा वास्तव में तभी मन की बात कही जाती है, तभी मन की बात जानी जाती है। ठीक है ना?
तो मनः परे ज्ञानी में भी ऋजुमति मनः परे ज्ञानी कोई अपेक्षा है, अवधि ज्ञानी को भी नहीं होती है आपके मन की अपेक्षा, और विपुलमति मनः परे ज्ञानी को भी नहीं होती है। ये इस गाथा का सारांश निकल के आया। ठीक है, एक गाथा और पढ़ते हैं, 447। पड़िवादी पुड़ पड़मा अपड़िवादी हो दिविदी आओ, शुद्धो पड़मो बोहो शुद्ध तरो विधिय बोहो दो। हाँ, पड़िवादी पुड़ पड़मा है ना। पड़मा माने जो पहला ऋजुमति मनः परे ज्ञान है वो प्रतिपाती होता है। अपड़िवादी दुहोद विद्यादु है ना, और जो दूसरा विपुलमति मनः परे ज्ञान है वो कैसा है, अप्रतिपाती है। तो प्रतिपाती का मतलब होता है अपने जो चारित्र है या सम्यक्त्व है उससे गिरने का नाम प्रतिपात कहलाता है ना। और अप्रतिपात माने उससे नहीं गिरना। तो ऋजुमति मनः परे ज्ञानी प्रतिपाती हो सकता है। अब प्रतिपाती होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने संयम रूप चारित्र को से गिर जाते हैं। प्रतिपाती का मतलब यह है कि अगर हमने कोई भी चारित्र की उपलब्धि कर ली है तो उससे नीचे नहीं आना, है ना। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जैसे जब ये मनः परे ज्ञानी होते हैं तो ये दोनों प्रकार की श्रेणियों में जा सकते हैं, उपसम श्रेणी पर भी और चपक श्रेणी पर भी। माने इनके गुणस्थान आपको कल बताए ही थे, 6वें से लेकर के 12वें तक होते हैं। तो अगर ऋजुमति मनः परे ज्ञानी हैं, वो अगर उपसम श्रेणी पर चढ़ गए तो उनका गुणस्थान 8वां 9वां 10वां 11वां हो जाएगा, और 11वें के बाद फिर उन्हें लौटना पड़ेगा। लौटने का नाम ही है कि 11वें से फिर वो 10वें में आ गए, 9वें में आ गए, यही उनका प्रतिपात कहलाया। ये क्या कहलाया? तो इस अपेक्षा से ऋजुमति मनः परे ज्ञानी का चारित्र प्रतिपाती हो गया, या उनके लिए यह प्रतिपाती की दशा लग जाएगी, क्योंकि वो उपशम श्रेणी पर भी चढ़ सकते हैं। क्या समझे? लेकिन जो विपुलमति मनः परे ज्ञानी होंगे वो कभी उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेंगे। इससे क्या निष्कर्ष निकला? वो सीधी छपक श्रेणी चढ़ेंगे, इसलिए उनके गुणस्थान 8वां 9वां 10वां और 12वां बनेगा। तो वो प्रतिपाती नहीं होंगे, यानी विपुलमति मनः परे ज्ञान नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लेकिन ऋजुमति मनः परे ज्ञानी जरूरी नहीं है केवल ज्ञान प्राप्त कर लें। उस भव में उनका मरण भी हो सकता है, वो देव भी बन सकते हैं, वो 11वें गुणस्थान से उतर भी सकते हैं। ये सब ऋजुमति के साथ होगा, लेकिन विपुलमति के साथ नहीं होगा, क्योंकि विपुलमति मनः परे ज्ञानी नियम से उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होंगे। ठीक है ना। तो प्रतिपाती से ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि विपुलमति मनः परे ज्ञान तो केवल छपक श्रेणी पर चढ़ेंगे, लेकिन ऋजुमति मनः परे ज्ञानी केवल उपसम श्रेणी पर चढ़ेंगे। वो उपसम श्रेणी पर भी चढ़ सकते हैं और छपक श्रेणी पर चढ़ सकते। उनके लिए नियम नहीं है। नियम अपने आप में बड़ी चीज होती है, समझ आ रहा है? तो नियम नहीं है तो वो दोनों श्रेणियों पर चढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके लिए नियम है वो केवल एक ही श्रेणी पर चढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कभी कभी देखो, नियम बनाने से भी या बड़े लोगों के लिए भी एक प्रोटोकॉल बन जाता है, समझ आ रहा है? अब ऋजुमति मनः परे ज्ञानी के लिए तो देखा जाए तो दोनों तरीके की सुविधाएं भाई। जनरल बॉडी में, जनरल डिब्बे में भी बैठ जाओ, एसी में भी बैठ जाओ, लेकिन जो विपुलमति मनः परे ज्ञानी है वो केवल फर्स्ट क्लास एसी में ही चलेंगे। समझ आ रहा है ना। तो ये प्रोटोकॉल बन जाते हैं बड़े लोगों के साथ में, समझ आ रहा है। तो ऐसा ना समझें कि बड़े लोग हमेशा अच्छा ही जीवन जीते हैं या अच्छे ही होते हैं या उनके लिए हर तरीके की सुविधाएं होती हैं। किसी अपेक्षा से देखो तो छोटा व्यक्ति ज़्यादा मस्त होता है। जब चाहे तो पैसेंजर में भी बैठ जाए गाड़ी में, जब चाहे तो थर्ड क्लास के डिब्बे में भी घुस जाए, है ना। उसका मन बने तो फर्स्ट क्लास एसी में भी बैठ जाए, उसके पास सब सुविधाएं। लेकिन बड़े आदमी के पास प्रोटोकॉल है, आपको इसी लाइन से जाना है, इसी प्लेन से जाना है, इसी टिकट के साथ जाना है, इसी डिब्बे में इसी सीट पर बैठना है। समझ आ रहा है ना। तो हर चीज के आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर देख सकते हैं।
समझ आ रहा है ना। इसी तरह से समझ में आ जाता है कि जब विपुलमति मनः परे ज्ञानी के लिए कंडीशन हो गई तो ऋजुमति मनः परे ज्ञानी दोनों प्रकार से श्रेणी पर चढ़ सकते हैं। ठीक है बात। आगे कहते हैं शुद्धो पड़मो वो हो। प्रथम जो ऋजुमति मनः परे ज्ञान है वो शुद्ध है, लेकिन शुद्ध तरो विधि वो हो दू, उससे भी ज्यादा शुद्ध, शुद्ध तर का मतलब उससे भी ज्यादा। तो उससे भी ज्यादा शुद्ध का मतलब है कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयुप्सम से उत्पन्न विशुद्धि वह विपुलमति मनः परे ज्ञानी की अधिक होगी ऋजुमति मनः परे ज्ञानी जीव से। ठीक है ना। तो इस तरह की विशुद्धि की अधिकता के कारण से ही उनका वह बोध माने ज्ञान जो है और अधिक विशुद्ध कहलाता है, और वह ज्ञान और सूक्ष्मता के साथ जानेगा। जितना ऋजुमति जानेगा उससे भी ज्यादा और शुद्ध और सूक्ष्म कौन जानेगा? विपुलमति मनः परे ज्ञानी का ज्ञान जानेगा। ये शुद्ध बोध का मतलब जानना। ठीक है ना। तो आज इतना ही समझ में आना चाहिए, पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय।